जैसे कि आपने फेलियर देखा है, एक बार आपने नीट अटैम्प्ट किया, जब क्वालिफाई नहीं हुए, उसके बाद अभी 25th में इतना अच्छा आपने स्कोर किया, फिर आपकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस लाए आप जिसके वजह से आज आप अचीवर्स कहलाए गए हैं? मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, एनी टाइम व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में रील्स देखना। इस साल मैं फ़ोन थोड़ा मतलब कमा दिया यूज़ करना, सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिल गया मुझे। हेलो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और जी हाँ, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास है। खास इसलिए है, मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स खाली स्टूडेंट्स, साधारण स्टूडेंट्स नहीं, मैं इनको बोलना चाहूँगी अचीवर्स, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे इन स्टूडेंट्स ने अपने ड्रीम, जो कि उनका ड्रीम था डॉक्टर बनने का, और उस ड्रीम की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। जी हाँ, नीट में स्कोर किया है बहुत ही अच्छा, ऑल इंडिया रैंक मिला है, और साथ ही साथ अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ने का मौका भी इनको अभी मिल चुका है। और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं, अचीवर्स हैं। आप सभी को आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन और आपका रैंक बताइए प्लीज़। Hi, my name is Jeffrey Arusif and I scored 587 marks in NEET 2025 with an All India rank 2576. Warm greetings to all viewers. My name is Chayan Hazarika. I have scored a mark of 503. My All India rank is 49,500. Hello, my name is Dishan Kumar. I got 582 marks in NEET 2025 with AR 3253. Hi, my name is Tanmay Kumar Muzumdar. I have secured 599 marks in NEET 2025 with an All India rank of 1480. Hi, I am Jaishnu Sharma. I have scored 569 marks in NEET 2025 with an All India rank 5780. My name is Madhuja Das and I have secured a score of 524 in NEET 2025 and All India rank of 20,000 with a category rank of 622. तो मेरा पहला सवाल मैं दिशांत से करना चाहूँगी। जैसा कि 2 साल आपने पीएनसी एकेडमी में पढ़ाई किया, बोर्ड चल रहा था, साथ ही साथ नीट के लिए एंट्रेंस चल रहा था, प्रिपरेशन चल रहा था। उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आया, पहला रिएक्शन क्या था, वो मुझे जानना है। पहला रिएक्शन तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, क्योंकि मैं जो मार्क्स एक्सपेक्ट करके गया था नीट में वैसा मार्क्स नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कम आया था। और मुझे नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। बहुत सारे जगह अलग अलग प्रेडिक्शन थे, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेडिक्शन, मतलब मुझे जो प्रेडिक्शन के हिसाब से चाहिए था वही लास्ट में आ गया, और इसलिए मैं बहुत खुश हुआ अभी। तो आपके अभी कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से और रैंक के हिसाब से आपको एम्स मिल रहा है? हाँ मैम। तो फर्स्ट राउंड में एम्स के लिए एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। यस मैम। मैं चयन से भी जानना चाहूँगी कि आपका रिएक्शन कैसा था? जब पहली बार रिजल्ट आया था तो मैं एक्चुअली एक ट्रिप में था, तो रिजल्ट देख के मोमेंट ऑफ डाउट, मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 49,000 रैंक में क्या कॉलेज मिल सकता है या कोई मिल भी सकता है या नहीं। तो फिर विकास सर से मैंने बात किया और अलग टीचर से भी बात किया, तो उन्होंने बोला कि स्टेट कोटा में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा रिलीफ हुआ कि चलो कहीं तो मिल जाएगा। ओके, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं ज़फरियार से जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने पिछले साल नीट दिया था और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, लेकिन आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो उस हिसाब से आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक फेलियर आपने देखा है? रिजल्ट आने के पहले तो मतलब डेली मतलब टेंशन हो रहा था, डेली वीडियो देखता रहता था कट ऑफ का, वो सब लोग अलग अलग बोलते थे, तो मतलब टेंशन था, मतलब अगर कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मतलब पहले मार्क्स देखा, मार्क्स मतलब तब थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आया। और फिर रैंक देखा तो रैंक देखने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छा ही रैंक था। तो फैमिली में मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था आपका? सब लोग खुश थे। तो जैसा कि अभी सभी खुश हैं कि अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ सभी जा रहे हैं और एक अच्छा रैंक मिला है, ऑल इंडिया रैंक सबको मिला है, अच्छा स्कोर किया है। मैं तन्मय से अभी पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने जब नीट के लिए आपका जर्नी शुरू किया, उस समय में आपके क्या थॉट्स थे ऐसे कि हाँ मुझे मेडिसिन फील्ड में ही जाना है या फिर मेडिकल फील्ड में ही जाना है? तो जब मैं 11 में पीएनसी में आया था तब मुझे सिर्फ जीएमसी चाहिए था, कोई इतना बड़ा ड्रीम नहीं किया था तब। पर इवेंचुअली मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ था, फिर मैंने थोड़ा बड़ा सोचा था एंड टॉप कॉलेजेस के लिए ट्राई किया था, जैसे कि एम्स हो गया। तो फिर 11 में ड्रीम देखा था, फिर 12 में उसके लिए मेहनत किया था, एंड आई गेस आई विल गेट अ गुड कॉलेज नाउ।
बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हमको सपना देखना चाहिए, तभी वो पूरे होते हैं बोलते हैं, क्योंकि हम जब तक सपना नहीं देखेंगे तब तक हम मेहनत किस चीज़ के लिए करेंगे, उसका कोई मोटिव नहीं रहता। मैं बात करना चाहूँगी जयष्णु से, जैसा कि यही पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जयष्णु सिर्फ नीट एस्पिरेंट नहीं है। जयष्णु ने JEE मेंस और JEE एडवांस तक को उन्होंने अटेम्प्ट किया और 5000 समथिंग, जयष्णु आपका 5736 एडवांस में, JEE एडवांस में उनका ये रैंक रहा। और अभी भी 5000 के कैटेगरी में ही आपका ऑल इंडिया रैंक है, नीट में भी। तो मैं जयष्णु से एक सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा क्या शेड्यूल रहा, क्या प्रिपरेशन, ऐसा स्ट्रैटेजी रहा जो इसमें आप सिर्फ नीट के लिए नहीं JEE के लिए भी जा चुके हैं और अभी नीट में भी इतना अच्छा आपने स्कोर किया है? मतलब वैसे स्ट्रेटेजी मैंने नहीं रखा था, पर मुझे मतलब पहले थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मैं सिर्फ जानने के लिए ही पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं मुझे नीट क्रैक करना है या JEE एक साथ क्रैक करना है, बस मुझे अच्छा लगता था पढ़ के, तो मैं पढ़ता था और वैसे ही क्रैक हो गया। तो हम इससे एक बात सीख सकते हैं कि पढ़ाई मेन है। आप सपना नो डाउट देख के आप चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई मेन है। आपको अगर पढ़ाई में वो मज़ा आने लगे तो फिर हर चीज़ नामुमकिन बोल के कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है माधुर्य से। माधुर्य, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज किया था? मैं जो 11th के स्टार्टिंग में था वो गेम खेलता था, लेकिन बाद में बीच में जो है मैं गेम खेलना बंद कर दिया। तो इसके वजह से मेरा गेम से इंटरेस्ट हट चुका था और इससे स्क्रीन टाइम भी कम ही हो चुका था। और वैसे उसके बाद तो मोबाइल जब यूज़ करना होता तभी यूज़ करता था और यूज़ नहीं होता था। और एक स्क्रीन टाइमर भी मैं रखता था ताकि रिकॉर्ड हो सके कितना स्क्रीन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली खुद को डिस्ट्रैक्ट कैसे ना करें वो हमारे हाथ में ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स हो या फिर हमारे जो भी टीचर्स हो वो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन जो भी करना है, जो भी समझना है, वो हमको खुद से ही इनिशिएटिव लेना होगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर एकेडमिक जर्नी में टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो PNC एकेडमी और पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन के जितने भी हमारे टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट कैसा मिला था? जयष्णु, आपसे जानना चाहूँगी। PNC एजुकेशन का टीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब भी कुछ डाउट होता था तो उसी दिन उसी टाइम पे ही सॉल्व कर देते थे। अगर घर में भी कुछ डाउट रहता था तो वो भी पूछते रहते थे। अगर मतलब मैं जब पूछता था तो वही रिप्लाई करते थे, और अगर कुछ ज़्यादा समझाना होता तो कॉल पे ही मतलब समझा देते थे। फिर अगर कुछ टेस्ट वेस्ट होता था तो उसमें भी वो लोग हर समय पूछते ही रहते थे कि किस क्वेश्चन में क्यों गलती हुआ, कैसा हुआ, मतलब पूरा फीडबैक लेते थे और समझाते थे। मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। जैसे कि जयष्णु ने बोला, यहाँ टीचर लोग बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व कर देते थे, जिस दिन होता था तभी सॉल्व हो जाता था। एंड अलॉन्ग विद दैट टीचर्स बहुत अच्छे मेंटर भी थे हमारे। यहाँ पर जितने भी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, सब ने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दिया था। जैसे कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, फिर कुछ स्टडी मेथड्स में मेरा गलती है, तो वो मुझे बोला था, क्योंकि गलतियाँ पॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी रियलाइज़ होता है। एंड देन मेरा स्लीप साइकिल ख़राब था, तो मुझे हमारे एक मैम ने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 6 आवर्स सोने को। एंड उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। मेरा मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, एक ड्रास्टिक चेंज आया था। एंड क्लास में फोकस भी अच्छा हुआ था। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। जैसे कि कुछ भी प्लानिंग होता तो मैं उनके साथ डिस्कस करता था कि सर ऐसे करना है या ऐसे करना है। एंड उन्होंने मुझे जो मैं ड्रीम देखा था ना, मेहनत जो करना है, इन टीचर का मेंटरशिप और एकेडमिक डायरेक्टर का सपोर्ट से ही आया था कि कर सकता हूँ। जैसे कि आपने पहले GMCH के बारे में सोचा था, उसके बाद एम्स के बारे में आप सोचने लगे। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जी हाँ, सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं, जैसे कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा था या फिर उनका जो भी हेल्थ इशू हो रहा था, उसमें भी हमारे मेंटर्स जो भी है, फैकल्टीज जो भी है, सर मैम बस पढ़ाई तक नहीं रुके, पर्सनल गाइडेंस के लिए भी वो हमेशा आगे रहते थे। मैं ज़फरिया से जानना चाहूँगी, जैसे कि पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन से जो भी स्टूडेंट्स को मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी क्लासेस होते हैं, आपको वही मिला, सब स्टूडेंट्स को सेम ही मिलता है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना चाहूँगी कि वही मॉड्यूल्स और वही स्टडी मटेरियल्स एनफ है, या फिर आपको ये हाई रैंक अचीव करने के लिए या फिर ये स्कोर अचीव करने के लिए कहीं बाहर से कुछ मॉड्यूल्स या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा कभी कुछ ज़रूरत हुआ था? हम लोग को जो मॉड्यूल्स दिया था वहाँ पे मतलब इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे और हार्ड क्वेश्चंस भी अलग से, मतलब अलग एक्सरसाइज में थे बहुत सारे। तो मतलब वही हो जाता था, वही मतलब बार बार 1-2 बार किया था मॉड्यूल। और बाहर से कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन या एक्स्ट्रा मतलब ऑनलाइन क्लासेस वो सब मतलब मुझे करने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी। जैसे कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, तो
आपने इससे पहले ANTS दिया था। दरअसल नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज माना जाता है ANTS को, और जैसे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, और वो होता है नीट और JEE पैटर्न में ही। तो आपसे मेरा ये सवाल है, जब ANTS दिया था, बहुत सारे ANTS दिए, उसके बाद पहली बार नीट दिया, तो डिफरेंस कैसा था? तो ANTS में क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही आता था, तो मैं बोल सकता हूँ कि सम क्वेश्चंस जो नीट 2025 में आए थे उनके थिंकिंग या परहैप्स डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन ही कुछ आ गए थे इस नीट में, तो उससे भी हेल्प हुआ था, मार्क्स उसकी वजह से भी थोड़ा उठ गए थे। कुछ डिफरेंस जैसा लगा था कि ANTS दे रहे हैं और अभी जो भी पैटर्न आ रहा है नीट का, तो उस पैटर्न में कुछ डिफरेंस लगा था क्या आपको? पैटर्न सेम ही था, द ओनली डिफरेंस मैं बोलूँगा कि इसमें लेंथ ज़्यादा था, नीट 2025 का लेंथ ज़्यादा था। ओके, बट अदर देन दैट बहुत अच्छा ही था वो। ओके। सायन ने तो ANTS के बारे में बता ही दिया, उसका बेनिफिट्स, पर दो ANTS के बीच में एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। जैसे कि जब ANTS आता है ना, हम सारे जो मेरे दोस्त थे, हम सब लोग पूरा हाई इंटेंसिटी से पढ़ रहे थे। जैसे कि हमारा नी थे, ANTS नहीं है, तो पूरा प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल में किया था हम लोगों ने। जैसे कि एक ANTS खत्म हुआ तो दूसरे ANTS तक हमारा 3 वीक्स का गैप होता था, तो हम लोग पूरा एकदम थॉरली सब रिवाइज करते थे। जैसे कि बायो का NCERT मल्टीपल टाइम्स रीड किया, और फिजिक्स का क्वेश्चन किया, वो भी नॉट ओनली नीट लेवल, जैसे कि JEE मेन लेवल या फिर कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन हम कर लेते थे। केमिस्ट्री का भी वैसा ही था। तो ये जो ANTS का टाइम होता है वो मेरे प्रिपरेशन के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक्स में दिक्कत था, लेकिन जब ANTS आया मेरा सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। जो अच्छा था और अच्छा हो गया, जो ख़राब था मैंने उसको जो प्रॉब्लम था उनको सबको मैंने रेक्टिफाई किया था। तो सिर्फ ANTS एग्ज़ाम देना नहीं होता, लेकिन ANTS के बीच में जो प्रिपरेशन होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज़फ़रियार से पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने फेलियर देखा है, एक बार आपने नीट अटैम्प्ट किया, जब क्वालिफाई नहीं हुए, उसके बाद अभी 25 में इतना अच्छा आपने स्कोर किया, तो ऐसा क्या आपके शेड्यूल में या फिर आपके लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस लाए आप, जिसके वजह से आज आप अचीवर्स कहलाए गए हैं? लास्ट ईयर जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो तब मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, मतलब एनी टाइम फ़ोन पे, मतलब व्हाट्सएप पे या यूट्यूब में रील्स देखना, मतलब उन सब में बहुत टाइम जाता था। स्क्रोलिंग। हाँ, एक रील देखने से मतलब स्क्रॉल करता रहता था। इस साल में मैंने मतलब फ़ोन थोड़ा मतलब कमा दिया यूज़ करना, तो मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम मतलब बहुत मिल गया मुझे। और अभी के डेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है एक्चुअली फ़ोन से, क्योंकि सबके हाथ में ही फ़ोन रहता है, और एक अगर रील देखते हैं तो उसके बाद फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये वाला रील देख के हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होता एक्चुअली। कब ऐसे चलते चलते 2 से 3 घंटा, 3 घंटा से कभी कभी 4 घंटा तक चला जाता है स्टूडेंट्स का, पता नहीं चलता, बस बैठे हैं या फिर सो रहे हैं बेड पे और फ़ोन देख रहे हैं। और जिसका सटीक एक एग्जाम्पल ज़फ़रियार ने दिया, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन उनको पता था कि उनको अपना ड्रीम को अचीव करना है और उनको फोकस रहना है। आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या क्या गलती आपने किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए? मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि आपका जो गोल है, आप उसको अचीव करने के लिए मतलब कोशिश करते रहे, और मतलब सिर्फ पढ़ाई करते रहे, और आपका मतलब जो डिस्ट्रैक्शन है वो हटाने के लिए ट्राई करें। तो पॉडकास्ट के लास्ट में आप सभी से, मैं आपके जो भी जूनियर्स हैं, जो हमारे नीट एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप सभी की तरफ से प्लीज़। मैं जूनियर लोग को एक सजेशन देना चाहूँगा, अपने एग्ज़ाम टाइम में और प्रिपरेशन टाइम में अप्स एंड डाउन होते रहेंगे और डिमोटिवेशन भी आता रहेगा। ऐसा मतलब बहुत कम चांस है कि आपका डाउन आएगा ही नहीं, आपका डाउन आएगा, पर पढ़ेंगे फिर भी मार्क्स नहीं आएगा। ये ऐसा ज़्यादातर क्यों होता है, लोग सोचते हैं कि एक एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, लेकिन मैं भी यही सोचता था, लेकिन बाद में पता चला ये 3 घंटे का नहीं 5 घंटे का होता है। जो 2 घंटा एनालिसिस का होता है वो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है, जो मैं भी पहले नहीं करता था, इसलिए मेरा मार्क्स भी बहुत कम आता था। जब और मेरे टीचर लोग भी बोलते थे वो 2 घंटा मतलब अच्छे से एनालिस करने के लिए। जब मैं अच्छे से टीचर लोग के पास बैठ के एनालिस किया वो 2 घंटा, तब मेरा मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए एग्ज़ाम 3 घंटा नहीं देना चाहिए। अगर बस एग्ज़ाम देते हो तो वो एक वेस्ट हो जाता है, अगर आप पूरा एनालिसिस करते हो तभी वो एग्ज़ाम का आउटपुट निकलेगा। मैं जूनियर्स लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले जो क्लासेस होते हैं उनको बंक ना करें, और इससे होता है ये कि बैकलॉग्स बनते जाते हैं और बाद में हम उसको ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उस गैप को फिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उतना समझा नहीं पाते एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस, और ऐसे डाउट्स और बढ़ते जाते हैं। जूनियर्स लोगों को मैं भी एक सजेशन देना चाहता हूँ। जो गलती मैंने नीट के पहले किया था कि नीट के पहले लगता था कि कुछ नहीं आता, मतलब
मतलब एक टॉपिक का अगर कुछ भूल भी गए, ऐसा लगता था पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने लगभग ज़्यादा टाइम टॉपिक को जो जानता भी था उसे प्रिपेयर करने में लगा दिया, तो प्रैक्टिस थोड़ा कम हो गया, इसलिए एग्ज़ाम में टाइम मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। तो मैं सभी को, जूनियर्स लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिस करे रहे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी वो प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और फास्ट भी सॉल्व होता है क्वेश्चन। मैं अपने जूनियर्स लोगों को खुद के एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम देते समय ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है या सोच नहीं पा रहा हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन को देख के स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मुझसे, या कुछ सीरियसली 2-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है। उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सोच के कि लास्ट में अगर टाइम बच जाए तो मैं इन क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करूँगा। और तब भी अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो स्ट्रेस नहीं लेना है कि बाकी का पेपर मैं कैसे सॉल्व करूँगा या टाइम में फिनिश होना है या नहीं। मैं बोलूँगा कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के सिर्फ पेपर को सॉल्व करना है और डाउट नहीं करना है खुद को। और मैं 12th के स्टूडेंट को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि 12th के स्टूडेंट तो बोर्ड देंगे, तो उन लोगों को बोर्ड या फिर बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए अननेसेसरी इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नीट के लिए या फिर जेई के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो उसका बोर्ड तो अच्छा होगा ही, बस लिखना कैसे आना चाहिए वो देख लेना चाहिए, एंड वो गैप डेज में हो जाता है। एंड बोर्ड के में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बोर्ड खराब हुआ तो क्या होगा, क्योंकि बोर्ड का परसेंटेज मैटर नहीं करता। आप मेडिकल कॉलेज में आपके बोर्ड की वजह से नहीं जाएंगे, आपके नीट के स्कोर की वजह से आएंगे। सो बोर्ड के टाइम में ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ें कि हमारा जो एंट्रेंस होता है उसमें भी बेनिफिट करें, रेदर देन सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग आए आज पॉडकास्ट के लिए और बहुत खुशी का माहौल है सभी के फैमिली में, है ना। तो गेस्ट भी आ रहे होंगे, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, सबके बीच में तो बहुत खुशी है। मम्मी पापा तो ऑब्वियसली खुश हैं ही, टीचर्स खुश है, और उस बीच में ही आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट आप लोग का काउंसलिंग राउंड शुरू होगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी को अपना ड्रीम कॉलेज मिले और अपना जो भी डॉक्टर बनने का सपना है वो आप लोग फुलफिल कर पाए। और आज के पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।